नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। देश की सबसे सुरक्षित जगहों में शुमार जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका हुआ। इस धमाके ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि पहली बार धमाका ड्रोन के जरिए किया गया। इस धमाके के 5 मिनट के अंदर एक और धमाका होता है। धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अब हमारे देश की नामचीन एजेंसियां धमाकों के गुनाहगारों की तलाश में जुट गई हैं। दो धमाके जिन्होंने हड़कंप मचा दिया, दो धमाके जिन्होंने सुरक्षा कर्मियों की नींद उड़ा दी, दो धमाके जिन्होंने एजेंसियों को सन्न कर दिया। दो धमाके हुए सबसे महफूज माने जाने वाले जम्मू के एयरपोर्ट के करीब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। जम्मू हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में कल मध्य रात्रि के बाद एक जो है दो धमाके हुए। और ये जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिल्कुल जम्मू के जो वायुसेना स्टेशन है उसके अंदर स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां अब जो है जांच में जुट चुकी है। आखिरकार इतने हाई सिक्योरिटी जोन में सिलसिलेवार पर दो धमाके कैसे होते हैं, ये जो है इस समय जांच का विषय है। देखिए, ये धमाके की तस्वीरें हैं, ये धमाके का सीसीटीवी है। देर रात समय हो रहा था करीब 1:37। इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन की छत पर विस्फोटक गिरा। ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:42 पर दूसरा धमाका हुआ। ये धमाका इमारत से थोड़ी दूर पर हुआ। आशंका ये है कि एयरफोर्स स्टेशन पर यह धमाका या तो ड्रोन के जरिए किया गया या फिर एयर बैलून के जरिए। विस्फोट कैसे हुआ, किसने कराया, जांच का विषय है। जांच चल रही है, लेकिन काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। और एक अटकल यह लगाई जा रही है कि यह शायद ड्रोन अटैक था। चांद की रोशनी में ड्रोन का आना और ना पकड़ा जाना काफी मुश्किल लगता है। सूत्र बताते हैं कि पेट्रोलिंग करने वाले सैनिकों ने ड्रोन देखा था। लो इंटेंसिटी के जो है दो धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। जांच का विषय है। बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है। तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच। इस धमाके ने सुरक्षा कर्मियों को बेहद सतर्क कर दिया। तुरंत ही गुनहगारों की तफ्तीश शुरू हुई। सामरिक रूप से इस अहम ठिकाने के इर्द गिर्द सख्त पहरा बिठा दिया गया। जवानों ने चप्पे चप्पे पर नजरें जमा ली। जांच बढ़ी और जो तथ्य सामने आए उसने अलर्टनेस को और बढ़ा दिया। अंबाला, पठानकोट और अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मामला बेहद संवेदनशील इलाके का था। एयरफोर्स स्टेशन जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में धमाके का था, लिहाजा जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता गया। जम्मू पुलिस के साथ साथ एनआईए, एयरफोर्स, एनएसजी, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी जांच का जिम्मा संभाल लिया। जम्मू पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। स्पेशल फोर्स टीम भी बुला ली गई। एनआईए और अन्य एजेंसियों ने टेरर एंगल से जांच भी शुरू कर दी और कई घंटे की पड़ताल और सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। दो धमाके को लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी हालात की जानकारी ली। अभी वो बांग्लादेश के दौरे पर हैं। वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल वीआर चौधरी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। सीआरपीएफ के डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई। तेजी से आगे बढ़ती जांच से उम्मीद जगी है कि जम्मू धमाके के साजिशकर्ताओं का सच सामने आएगा। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी, अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। इस धमाके ने न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि चिंता में भी डाल दिया, क्योंकि पहली बार आतंकवादी हमला ड्रोन के द्वारा किया गया।
परेशानी वाली बात यहां पर यह भी है कि हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से कई ऐसे ड्रोन खरीद लिए हैं जो अपने साथ बारूद लेकर उड़ सकते हैं और धमाका कर सकते हैं। धमाके में पाकिस्तान की साजिश का पता चलते ही एजेंसियां अलर्ट पर हैं, सतर्क हो गई हैं। बदमिजाज पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। बददिमाग पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। आतंकियों की पनाहगाह वाला पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पता नहीं बारूदों की गंध से पाकिस्तान को कैसा प्रेम है कि वो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। जी हाँ, खूबसूरत कश्मीर की शांति में खून छींटने की कोशिशें फिर की है पाकिस्तान ने। माना जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की साजिश पाकिस्तान ने ही रची। तो क्या सीमा पार से ड्रोन के जरिए विस्फोट किया गया? जम्मू में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर जो धमाका हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात अब तक सामने आई है, जिसके मुताबिक इन ड्रोन्स में सेफ चार्जेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब है वहां पर जो हेलीकॉप्टर और दूसरे महत्वपूर्ण साजो सामान रखा गया था उसको निश्चित टारगेट करके ये इन हमलों को अंजाम दिया गया। इससे पहले CDS जनरल बिपिन रावत साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान सरहद से लगातार भारतीय सीमा में हथियार और विस्फोटक ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी मुल्क में मौजूद आतंकी संगठनों ने हाल ही में कुछ ड्रोन खरीदे हैं। उन ड्रोन की क्षमता ऐसी है कि वो 20 किलो तक विस्फोटक या दूसरे सामान लेकर उड़ सकते हैं और उनकी उड़ान क्षमता करीब 25 किलोमीटर तक है। ड्रोन की यह खरीद चीन से की गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने खुद आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे IED को ड्रोन की मदद से एक खास लक्ष्य पर गिराया जा सके। लूसी पर इतनी सतर्कता है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ हिंदुस्तान में करवा नहीं पा रहा है। दूसरा, चूंकि युद्ध विराम भी चल रहा है, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए गोलियों की आड़ लेकर भी ये आतंकी नहीं आ पा रहे हैं। अब ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग इलाकों में हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ड्रग्स या हथियार के लिए करने की चेष्टा करता है, जिसे रोक दिया जाता है। लेकिन इस तरह का इस्तेमाल, इसके पीछे भी एक बहुत अहम कड़ी है, वो ये कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने चीन से हाल ही में ऐसे ड्रोन अर्जित किए हैं जो 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है, 25 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। जिस जगह पर दोनों धमाके हुए हैं वो पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 14 किलोमीटर दूर है। यानी 14 किलोमीटर के बाद सरहद के उस पार पल रहे आतंकी संगठनों का हाथ होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एकदम बौखलाया हुआ है, तो लगता है कि जो टेररिस्ट हैं उनके आका के ऊपर में चलते हैं, उनका ये काम हो सकता है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करें। देश में अब तक आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल होने की खबर नहीं है, लेकिन पहली बार इन खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आज की तारीख में हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा सिस्टम फुली इफेक्टिव नहीं है। इंडियन नेवी स्मार्ट शूटर स्मैश 2000 प्लस खरीदने की कोशिश कर रही है और एयरफोर्स और आर्मी के लिए स्मार्ट शूटर इजराइल से खरीदने के लिए कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। DRDO ने सिस्टम डेवलप किया है, बट वो फुली तरह से अभी इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 धमाकों से कई और सवाल उठ रहे हैं। वैसे ड्रोन से हमले की चिंता को लेकर भारत की तैयारी पहले से रही है, लेकिन जम्मू हमले के आतंकी कनेक्शन को लेकर पिक्चर अभी तक साफ नहीं है। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी और श्वेता सिंह के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। पाकिस्तान की आतंकवादी साजिश के बाद आपको देश की राजनीतिक साजिश की तरफ आइए हम लिए चलते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग उनके प्रस्तावकों और प्रत्याशियों का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें बीट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। चुनाव तो था जिला पंचायत अध्यक्ष का, लेकिन यूपी के अलग अलग शहरों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आईं, लगा कि पूरा सूबा ही सियासी जंग का मैदान बन गया है। कहीं पुलिस से हाथापाई हुई, कहीं प्रस्तावक को गायब करने का आरोप लगा, कहीं नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशी ने पाला बदल लिया।
तो कहीं प्रत्याशी ही नामांकन के लिए पहुंचा ही नहीं। यानी सियासत के साम दाम दंड भेद हर दांव के दर्शन यूपी के पंचायत चुनाव ने करा दिए। ये तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस आमने सामने हैं। खुद अखिलेश यादव ने ये तस्वीरें ट्वीट कर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन ही नहीं होने दे रही। गोरखपुर प्रशासन पर ज्यादती का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे तांडव करवाया, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा के इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वाराणसी में टकराव तो और भी ज्यादा बढ़ गया। एसपी प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगा, लेकिन जिलाधिकारी बिना कोई जवाब दिए मौके से चले गए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन ऐन वक्त पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक ही पहुंच नहीं सका। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से प्रस्तावक को अगवा किया गया। बागपत में तो अजब ही हालात बन गए। आरजेडी की प्रत्याशी नामांकन करने दफ्तर पहुंची, लेकिन नामांकन से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होकर अजीत चौधरी को झटका दे दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 16 जिलों में निर्विरोध जीत हासिल कर ली और 3 जुलाई को नतीजे आने पर बड़ी जीत का दावा कर रही है। लेकिन नतीजों से पहले विपक्ष धांधली का आरोप लगाकर सरकार को शंका के कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रत्याशी को मारना, पीटना और उसे पर्चा दाखिल न करने देने तक का कार्य, जिस तरह का कृत्य हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों के ऊपर एक करारा जवाब भी है। अब बौखलाहट में समाजवादी पार्टी सत्ता के दुरुपयोग की बात कर रही है। नामांकन के दिन ही बाजी हाथ से निकलती देख अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अखिलेश और विपक्ष के तेवर साफ हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तनातनी सूबे की सियासत में और गरमाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पंचायत चुनाव की राजनीति सर उठा रही है तो इधर विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी, मगर बीएसपी की मुखिया मायावती ने आज ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच नए समीकरण साधे जा रहे हैं। सियासी दांवपेच के बीच अब कुनबा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इस कवायद के बीच गठबंधन की ऐसी अटकलें शुरू हुई कि खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सफाई देनी पड़ गई। यूपी चुनाव में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ आने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसे अब मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, जिसके जरिए पता चल रहा था कि शायद बसपा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके यूपी चुनाव में उतर सकती है। पर मायावती ने आज सुबह अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे सीरीज ऑफ ट्वीट्स करके ये क्लैरिफाई किया कि इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बसपा ओवैसी के साथ जा सकती है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब के अलावा बीएसपी किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। देखिए, तैयारी पूरी है और आज बहन जी ने ये घोषणा कर दी है कि हम पंजाब को छोड़ के जहाँ भी उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर मजबूती हमारी ना होती तो बहन जी घोषणा भी नहीं करती। मजबूती बहुत पक्की है, सब तैयार है।
दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी का गठबंधन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से है और माना जा रहा है कि बिहार के बाद अब ओवैसी यूपी में भी पांव पसारने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी के ऐलान के बाद ही बीएसपी से गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई थी। उधर मायावती की अकेले यूपी चुनाव में उतरने के ऐलान पर विरोधी पार्टियां तंज कस रही हैं। वो अकेले लड़े चाहे लोगों के साथ मिलकर लड़े, उनकी स्थिति जग जाहिर है। बीएसपी अपना पूरा विश्वास जनता से खो चुकी है। जिस तेजी के साथ उनके पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और तमाम संगठन के लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं और खासकर कांग्रेस के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि यूपी में भी एआईएमआईएम और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अब मायावती के ऐलान के बाद गठबंधन की इन खबरों पर विराम लग गया है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए की वसूली के खेल में फंसे पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने यह गुत्थी सुलझा ली है कि सचिन वाजे के द्वारा कैसे वसूली कांड चल रहा था। आप भी देखिए करोड़ों की इस हेराफेरी का पूरा काला चिट्ठा। वसूली, पुलिस इंस्पेक्टर और ताकतवर मंत्री। शक तो शुरुआत से यही था, लेकिन ईडी की जांच में इस पर मुहर भी लग गई। महाराष्ट्र के 100 करोड़ी कांड की परतें उधड़ी तो वो सच सामने आने लगा जो जुबान पर तो हर किसी के होता है, लेकिन कभी सबूतों का मुंह नहीं देख पाता। सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। फिल्मी पर्दे के नेता का ये डायलॉग कम से कम महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ महीनों से मची खलबली का सार है। वसूली कांड की जांच में ईडी की टीम ने जब नोटों के तार खींचने शुरू किए तो हाथ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तिजोरी तक जा पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनका परिवार साई शिक्षण संस्थान नामक एक एनजीओ चलाता है। जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले महीनों में इस एनजीओ को 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए का डोनेशन मिला है। जब इन डोनेशन देने वालों की कुंडली निकाली गई तो पूरा सच सामने आ गया। 4 कंपनियों ने देशमुख की एनजीओ को डोनेशन दिया था। चारों कंपनियां दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। ईडी ने जांच की तो मालूम चला कि चारों शेल कंपनियां हैं, यानी इनका कोई टर्नओवर नहीं है, सिर्फ कागजों में काम करती हैं। 17 और 23 जून को ईडी ने कंपनी के मालिकों से पूछताछ की। मालिकों के मुताबिक डोनेशन के लिए नागपुर से एक शख्स ने इनसे संपर्क किया था। प्रदेश के गृह मंत्री पद पर बैठा एक शख्स खुल्लम खुल्ला वसूली रैकेट चला रहा था और सरकार में किसी को भनक तक नहीं थी। दूसरी तरफ पैसे लूटने और पचाने का तरीका इतना सीधा था कि जांच सिर्फ शुरू करने की जरूरत थी। सारे सबूत जैसे खुद ब खुद सामने आने के इंतजार में बैठे थे। देशमुख के एनजीओ को 4 करोड़ 18 लाख का डोनेशन मिला। ये डोनेशन दिल्ली की 4 शेल कंपनियों के जरिए आया। कंपनियों को हवाला के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए कैश मिला था। कंपनी मालिकों के मुताबिक ये पैसा अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने भेजा था। ऋषिकेश को ये रकम पिता अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से मिली थी और कुंदन शिंदे को 4 करोड़ 70 लाख रुपए देने की बात निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने मान ली है। वाजे के मुताबिक ये पैसा उसने मुंबई के पब और मालिकों से वसूला था। सचिन वाजे पहले ही कबूल कर चुका है कि उसे बार और पब से पैसे कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने भी इस चीज का जिक्र अपने लेटर में किया था और इस वसूली का सरगना उसने तत्कालीन गृह मंत्री को बताया था।
ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में नंबर 1 का भी जिक्र किया है। ये नंबर 1 सचिन वाजे का गढ़ा हुआ कोड है। वाजे जब पब और मालिकों से पैसा वसूलता था तो उन्हें यही कहता था कि ये पैसा नंबर 1 के पास जाना है। हर राज्य की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो फिर नंबर 1 भी गृह मंत्रालय का मुखिया ही हो सकता है। वसूली कांड में ईडी की टीम ने शनिवार को अनिल देशमुख को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। अगली तारीख मंगलवार की है। अब इस मसले पर जोरदार सियासत हो रही है। वादे वसूली गैंग मामले में वादे के 100 करोड़ के कलेक्शन में संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। दबाव में लाके उनके ऊपर हर तरीके का फर्जी केसेस करके उनको पूरी तरह से चुप बिठाने का, उनका बदनामी करने का, उस राज्य में जो सरकार है उसकी बदनामी करने का, और उसके लिए ये तीनों डिपार्टमेंट का प्रयोग करके ये सब काम करने का, ये उसका ही तरीका है। जो अनिल देशमुख जी के ऊपर ईडी और इसका सब समन्स और ये सब हो रहा है, ये बाकी कुछ नहीं, ये गंदी राजनीति का और एक पाठ बीजेपी महाराष्ट्र में पढ़ा रही है। एनसीपी देशमुख को क्लीन चिट दे चुकी है, उद्धव खामोश हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में वसूली के इस खेल में अनिल देशमुख आखिरी खिलाड़ी हैं या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सीडीएस जनरल बिपिन रावत से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।